अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस पर। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर और देखते हैं कि क्या है खास इंफॉर्मेशन, क्या है वो खास न्यूज और वो सब्जेक्ट जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, बट आपके लिए जो पूरे आर्टिकल्स हैं ये मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली जो न्यूज है वो दिल्ली से आ रही है अबाउट स्मॉग टावर्स। आपको पता होगा दिल्ली में सबसे पहले लाजपत नगर में स्मोक टावर का निर्माण किया गया था, वहां पर जो है उसको लगाया गया था। अब हुआ क्या है कि एक्चुअली में देखा जाए तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक रिसर्च हुई है जिसमें कि कुछ जो रिसर्चर्स हैं हमारे, उन्होंने ये पाया कि स्मॉग टावर के आसपास की जो एयर है, ठीक है, जो प्योर एयर निकलती है बेसिकली, वो क्लीन होनी चाहिए, वो काफी अच्छी होनी चाहिए, उनकी एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। तो उसको उससे रिलेटेड जो है ये पूरी न्यूज आज की हमारे लिए है। ठीक है, मैंने वैसे तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट कर दिया है इसमें, आप वो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको फिर भी ये एक बार समझाने का प्रोसेस करते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले तो जो मुद्दा हमारा है, मुद्दा क्या है कि टावर के आसपास की एयर जो है वो क्लीन नहीं है, ऐसा कुछ रिसर्चर्स ने जो है ऑब्जर्व किया है, ऐसा पाया है। ठीक है, और ये इसे जो है एक पैराडॉक्सिकल फिनोमिना का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, पैराडॉक्सिकल फिनोमिना कहा जा रहा है, और होना तो खैर वैसे भी यही चाहिए कि जो एयर है टावर के आसपास की वो क्लीनेस्ट हो। ठीक है, लेकिन जो डिवाइस है हमारी, जो एयर क्वालिटी को रिकॉर्ड कर रही है, एनालाइज कर रही है, वो इससे काफी अपोजिट रिजल्ट्स जो है वो रिकॉर्ड कर रही है कई इंस्टेंसेस में। ठीक है, तो होता क्या है आखिर ये स्मॉग टावर, पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, स्मॉग टावर जो है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको डिजाइन किया जाता है जैसे कि एक बड़े एयर प्यूरिफायर के रूप में। ठीक है, और ये फिट किए जाते हैं विथ मल्टीपल लेयर्स ऑफ एयर फिल्टर्स। इनके अंदर अलग अलग लेयर ऑफ एयर फिल्टरिंग होती है, फैंस होता है एट द बेस ऑफ, जो है फैन के बेस में जो है एयर स्टक करे इसलिए। और जब पॉल्यूटेड एयर इनके अंदर एंटर करती है स्मोक टावर के, एक तरफ से पॉल्यूटेड एयर जाती है और दूसरी तरफ से वो एयर प्यूरिफाइड होकर के फिर रीसर्कुलेट होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो देखिए आपको मैं दिखाती हूं, ये इमेज देख सकते हैं आप, राइट। यहां पर जो है समझाने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हो ये टावर कैप है, ये यहां से जो है इस तरफ से पॉल्यूटेड एयर फ्लो इन हो रहा है। ओके, और यहां पर जो है ये इधर से भी आ रहा है पॉल्यूटेड एयर फ्लो। ठीक है, और ये देखो यहां पर नीचे बेस में जो है फैंस लगाए गए हैं, फिल्टर्स लगाए गए हैं। तो ये एयर यहां से आती है, यहां पर पूरा प्यूरिफाई होगी इन फिल्टर्स के थ्रू। ठीक है, और यहां से जो है क्लीन एयर आपकी बाहर निकलेगी दोनों तरफ से। ओके, तो ये प्रोसेस इसीलिए किया गया था कि जो भी मतलब एयर क्वालिटी है, जो पॉल्यूटेड एयर है, वो आए और वो प्यूरिफाई होकर के बाहर जो है बिल्कुल क्लीनेस्ट फॉर्म में, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में बाहर निकले। और ये लगभग 24 मीटर हाई स्टील का और सीमेंट का स्ट्रक्चर होता है, जिनमें फैंस वगैरह और फिल्टर्स वगैरह फिट किए गए होते हैं। टोटल ऑफ जो है लगभग 40 फैंस जो हैं इनमें लगाए गए हैं। इनकी डिटेल्स मैंने यहाँ लिख दी है कि जो स्ट्रक्चर है ये 24 मीटर लंबा है और लगभग अगर हम देखें तो 8 स्टोरी बिल्डिंग के जितना लंबा। ठीक है, 18 मीटर कंक्रीट टावर जो है वो उसके ऊपर 6 मीटर का हाई कैनोपी भी दिया गया, जिसको मिलाकर ये 24 मीटर की इसकी हाइट बनती है। और इसके बेस में 40 फैंस हैं, 10 ऑन ईच साइड। ठीक है,
और इस जो फैन है, हर एक फैन का डिस्चार्ज जो है वो लगभग 25 क्यूबिक मीटर्स होता है पर सेकेंड ऑफ एयर, ठीक है, और जो कि ऐड होकर के टोटल 1000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड फॉर द टावर हो जाता है इन टोटल अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। अब दूसरी चीज, इनसाइड में जो ये टावर है इसके अंदर में 2 लेयर्स होती हैं जहां पर लगभग 5000 फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये फिल्टर जो है और फैंस जो हैं इन्हें लाया गया है बाहर से, वो है हमारा यूएस, वहां से इसे इंपोर्ट किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महंगा भी है। इसी वजह से जो यहाँ पर वो हो रहा है 20 करोड़ रुपए लगभग जो है लगे हैं इस स्मोक टावर को बनाने में, तो इसलिए भी जो है काफी चिंता की बात है कि इसका जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखो बाहर से इसका आउटलुक ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ से पॉल्यूटेड एयर जाएगा और यहाँ से फिल्टर्ड एयर बाहर निकलेगा, तो इनके हर साइड पर जो है आप देख सकते हो फैंस वगैरह, फिल्टर्स वगैरह फिट होते हैं, ओके। इन टावर्स को अगर हम देखें कि ये कैसे काम करते हैं, तो इनको जो है डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम के तहत यूज किया जाता है, जिसे बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ माइनेसोटा, ठीक है, और पॉल्यूटेड एयर जो है यहाँ पर सक की जाती है एट अ हाइट ऑफ 24 मीटर और फिर उसे फिल्टर करके बॉटम से, नीचे से जो है ये जो फिल्टर के थ्रू ओपनिंग्स बनी है यहाँ से 4 साइड से रिलीज किया जाता है अबाउट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो फैंस हैं ये भी टावर के बॉटम में ही लगाए जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, सो दैट जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सक कर सके, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरी चीज, इसमें मैक्रो लेयर लगाई गई है जो कि फिल्टर ट्रैप्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इनका जो मापदंड है वो 10 माइक्रॉन्स का है या उससे थोड़ा सा ज्यादा, और जो माइक्रो लेयर है बेसिकली उसमें जो फिल्टर्स लगाए गए हैं वो लगभग 0.3 माइक्रोन्स जितने हैं, ठीक है। और डाउन ड्राफ्ट जो मेथड मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, इस मेथड का नाम याद कर लीजिएगा। ये काफी डिफरेंट है उन सिस्टम से जो कि चाइना वगैरह में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चाइना वगैरह के जो टावर्स हैं उनमें जो है अप ड्राफ्ट सिस्टम यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर डाउन ड्राफ्ट क्लीनिंग सिस्टम यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एयर सक की जाती है पॉल्यूटेड एयर वो ऊपर से की जाती है, ऊपर की तरफ इसके फिल्टर्स दिए गए हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पर, ओके। और चाइना में जो फिल्टर्स लगे हैं वो अप ड्राफ्ट के, उसमें जो है नीचे से एयर सक की जाती है, ओके। और ये फिल्टर जो है ये रिलीज होता है चाइना में ऊपर की तरफ, बट हमारे यहाँ जो एयर रिलीज हो रही है वो नीचे 10 मीटर के लगभग ऊपर जमीन के से ऊंचाई पर जो है इनके फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्मोक टावर। स्मोक टावर का वर्किंग सिस्टम और इसमें क्या पार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, किस सिस्टम पे वो काम करता है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो पूरा बवाल चल रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया, तो अब यही देखा जा रहा है कि भाई कितनी दूर जाएंगे तो कितनी कैसी एयर मिल रही है, ठीक है। इस पर ही चर्चा हो रहा है, इस पे ही काम हो रहा है, ओके। आगे चलते हैं। दूसरी खबर हमारी है जहां पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया है, और इस बार जो क्वेश्चन मार्क रेज किया गया है वो एडमिशन एट एनडीए को लेकर के है, ठीक है। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारी। क्या हुआ है कि इस वर्ष भी जो है सिर्फ 19 वुमेन को ही एडमिशन मिला है एनडीए के तहत, ओके। और इसी उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंटर से कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इस वर्ष आपने सिर्फ 19 वुमेन्स को एडमिशन दिया है इन दी एनडीए फॉर 2022 वो किस बेसिस पे दिया है। पिछले साल जब आपसे रीजन पूछा गया था, राइट, तो आपने बोला था कि कोविड की वजह से जो है ज्यादा नहीं है, और जो बेंच थी हमारी जस्टिस संजय किशन कौल की के द्वारा हेड की गई बेंच थी, और उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को ये बिल्कुल क्लियर किया कि देखिए जो आप हमें ये बताइए, पूरी रिपोर्ट दीजिए, आप चाहे यूपीएससी को इसमें इन्वॉल्व करिए या कुछ भी करिए कि आखिर क्या हो रहा है ऐसा जिससे जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी जो पूरी संख्या वो सिर्फ 19 तक ही रखी गई है। पिछले साल भी आपने यही किया था 2021 में, और उस टाइम जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपने बोला कि इट वाज बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, और कोविड को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी कि इन दो चीजों की वजह से हमने कम एडमिशन्स लिए हैं। लेकिन इस वर्ष भी अगर आप सेम एडमिशन के नंबर्स ले रहे हो, सेम 19 पर ही आप अपनी लिस्ट क्लोज कर रहे हो, तो आप रीजंस तो दो कि भाई आखिर क्यों इतने कम एडमिशन्स आपने लिए हैं, ठीक है।
और क्यों आपने ये 19 का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। ओके, दूसरी चीज इसमें ये भी बताई गई कि देखो जो ये पूरा केस है, ये इस पे जो है सेंटर को बोला गया था कि आपको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है एफिडेविट फाइल करने के लिए, आप वो करिए। और ये केस जो है 6 मार्च को लिस्ट किया गया था, ठीक है। और जो पेटिशनर थी उनका नाम था कुश कालरा, ठीक है। और उन्होंने जो है ये फॉर्म फिल किया था, पेटिशन फाइल की थी एडिशनल एफिडेविट के साथ। और जो एनडीए एग्जाम था बेसिकली उसमें 8,009 कैंडिडेट लगभग बैठे थे, क्वालिफाई हुए थे फॉर द एसएससी या एसएसबी टेस्ट कह सकते हैं आप, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो टेस्ट होता है उसके लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट के लिए भी, जिसमें से 1002 कैंडिडेट्स जो हैं वो विमेन्स थी आउट ऑफ 8009 कैंडिडेट्स। तो यानी मेंस जो हैं वो टोटल 7007 मेन हुए। और गवर्नमेंट ने अपनी जो एडवर्टीजमेंट दी है उसमें एनडीए ने कहा है कि हमें 400 कैडेट्स लेने हैं इन दी करंट एनडीए 2021 इनटेक। बट ये जो आपका रेशियो है 19 वुमेन एडमिशन का, वो समझ नहीं आ रहा है। ये प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनसे जो टॉपिक्स निकलता है। तो इससे पहला टॉपिक तो हमारा यही निकलता है कि भाई इंडियन वुमेन इन यूनिफॉर्म कब से हुई, ठीक है। तो देखो ये जो पूरी कहानी है ये 1888 से शुरू हुई। 1888 में जो रोल ऑफ वुमेन था इंडियन आर्मी में, वो धीरे धीरे शुरू हुआ इंडियन मिलिट्री नर्सिंग से, ठीक है। जो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस थी उसके थ्रू ये शुरू हुआ और उसे फॉर्म किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश राज ने। 1914 से लेकर 45 तक अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी नर्सेस को भी भेजा था, किसमें, वर्ल्ड वॉर 1 में, ओके। और वर्ल्ड वॉर 2 में, दोनों ही जो विश्व युद्ध हुए थे हमारे 1 और 2, इन दोनों में इंडियन आर्मी नर्सेस को पार्टिसिपेट करवाया गया था, जहां पर 350 नर्सेस या तो शहीद हो गए या उन्हें प्रिजनर बना लिया गया, ठीक है। और या फिर वो अभी भी मिसिंग हैं, लापता के नाम से उनके अगेंस्ट जो है रिपोर्ट दर्ज है, ठीक है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस की जितनी भी विंग्स हैं, सभी विंग्स में अलाउ कर दिया गया है विमेन को कॉम्बैट रोल्स के लिए, ठीक है। जूनियर रैंक्स पर तो हैं ही, कॉम्बैट सुपरवाइजरी रोल्स पर भी हैं, अब ऑफिसर्स एज एन ऑफिसर्स भी हैं, एक्सेप्ट इंडियन आर्मी सपोर्ट रोल्स ओनली, ठीक है। और स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया, क्योंकि इनमें जो है सिर्फ सपोर्ट का रोल दिया जाता है उन्हें, या फिर ट्रेनर रोल दिया जाता है। ये 2017 का डेटा मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अभी और चीजें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1993 में लगभग गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाया और उन्होंने इंडियन आर्म फोर्सेस की सभी तीनों ही सर्विसेज को, ठीक है, ओपन कर दिया फॉर वुमेन्स इन दी सिलेक्टेड ब्रांचेस, ओके। इसके बाद क्या हुआ कि देखो आप एक ये टाइमलाइन देख सकते हो, राइट। 1991 से लेके 2015 तक का टाइमलाइन आपको दिया गया है, जिसमें कि ईयर तो मेंशन है ही, इसके साथ साथ नेम ऑफ द सर्विस भी मेंशन है, जैसे कि नेवी हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कौन सी क्या है, और इनमें कब कब कौन सी ब्रांचेस वुमेन को लेकर खोली गई ये बताया गया है। जैसे 1991 में एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, लॉ कैडर जो है ओपन किया गया था नेवी में। देन 1992 के आर्मी में आर्मी सर्विस कॉर्प्स शुरू किया गया, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स शुरू किया, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स शुरू किया और जज एडवोकेट जनरल ब्रांच शुरू की गई। देन वापस 1993 में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जो है ब्रांच ओपन की गई। तो इस तरीके से ये सारी, और 2015 में एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट्स की रोल शुरू किया गया वुमेन के लिए। अब आपको मुझे बताना है कि एट प्रेजेंट हाल ही में 2021 में एक और निर्णय हुआ है विमेन्स के एडमिशन को लेकर इन फील्ड में कॉम्बैट रोल्स को, ठीक है, को लेकर, ठीक है, कॉम्बैट रोल को लेकर क्या डिसीजन हुआ है ये आपको मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में लिखकर फटाफट से बताइए कि क्या अप्रूवल आया था, किस सर्विसेज में और किस रोल में इन्हें मंजूरी दी गई थी, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस टॉपिक के बारे में और भी कुछ भी या इवन वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो ये लिंक मैंने दे दिया है यहाँ पर, हमारी वेबसाइट सिविल्स डेली की वेबसाइट का लिंक है, आप यहां जाकर एक बार इसको क्लिक करके जरूर इसको ओपन करके पढ़िएगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और भी जो इश्यूज, ऐसी चीजें जैसे कोर्ट्स हो गई
या कुछ इंसिडेंसेस हो गए विमेन रोल से रिलेटेड, वो आप अपने मेंस आंसर या एसे में पोर्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है। एसे में या फिर मेंस आंसर में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी है हौथी रिबेल्स के ऊपर, या हौथी अटैक्स हम कह सकते हैं। सऊदी अरेबिया का जो अटैक हुआ है अभी हौथी रिबेल्स पर आफ्टर यूएई ड्रोन अटैक। देखिए यूएई ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें आपको पता होगा 3 लोग मारे गए थे और 3 में से 2 जो हैं वो इंडियंस थे, राइट। तो उसको लेकर के ही ये न्यूज है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो ये है कि एक सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक मिला मंडे को आबू धाबी में, जो कि कैपिटल है यूएई की, ठीक है। वहां पर मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए जिसमें 3 लोग मारे गए, स्पेशली इंडियंस थे वहां पर। और कौन था इस अटैक के पीछे? तो इस अटैक के पीछे शिया हौथी रिबेल्स थे जो कि यमन के रहने वाले, यमन नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और इन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि हाँ भाई ये अटैक हमने ही करवाया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक्स में से एक है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में सऊदी अरेबिया ने भी जो है हौथी रिबेल्स के ऊपर अटैक करवा दिया है, जिसमें कि स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है ऑन सना के ऊपर और 14 लोगों की जानें गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो समझते हैं इस मुद्दे को भी पूरा। सबसे पहले तो आप ये मैप देख लीजिए, ये जो मैप मैंने आपके लिए लाया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा सऊदी अरेबिया है, राइट। और येमेन ड्रोन स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर हुआ है इन 2 जगहों पर, ठीक है। और हौथीज का यूएवी एक्स ड्रोन रेंज जो है लगभग 1500 किलोमीटर या 930 माइल्स कहा जाता है। तो लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन सी आसपास की कंट्री हैं, कौन कौन सी बॉर्डरिंग नेशंस हैं, ठीक है। और कहाँ किसकी कैपिटल है ये भी एक बार, ओके, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है ये अक्सर। अब हम आते हैं हौथीज के ऊपर कि यार आखिर ये हौथी रिबेल्स हैं कौन, ठीक है। तो देखिए जो रूट है ना हौथी मूवमेंट का हमारे, ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि इसको ट्रेस किया जाता है बिलीविंग यूथ के नाम से, ठीक है। और बिलीविंग यूथ क्या है? बिलीविंग यूथ जो है मुंतादा अल शहाबल मुमीन का जो है एक मूवमेंट था, ठीक है। इनके मूवमेंट से जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। और जायदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप जो है फाउंड हुआ था, इसको जो है फाउंड करने वाले का व्यक्ति का नाम था हुसैन अल हौथी, ठीक है। और उनके पिता बदर अल दीन अल हौथी, इन दोनों ने मिलकर जैदी रिवाइवलिस्ट ग्रुप फाउंड किया था 1990s में, ठीक है। और जो बदर अल दीन साहब थे वो एक इन्फ्लुएंशियल जैदी क्लेरिक थे, कहां पर? नदर्न यमन में, ठीक है। और इस ग्रुप को जो है इंस्पायर किया ईरानियन रिवॉल्यूशन ने 1979 से लेकर, और इनका राइज हुआ हेजबोला में इन दी सदर्न लेबनान के एरिया में, ठीक है। लेबनान में 1980s में इनकी और ग्रोथ हुई। अब जो बदर अल दीन थे और जो उनके बेटे थे, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने शुरू कर दिया वास्ट सोशल और रिलीजियस नेटवर्क्स बनाना, ठीक है, अमंग दी जैदीज ऑफ यमन, ठीक है। और ये लोग जो है रफली 1/3 ऑफ द सुन्नी मेजॉरिटी की तादाद में है। अगर इनकी पूरी देश की पॉपुलेशन देखी जाए तो ये 1/3 ऑफ द सुन्नी मेजॉरिटी है कंट्री में, ठीक है। तो ये तो हमारे हौथीज थे। अब मुद्दा उठता है, 2 प्रश्न उठते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन हमारा उठता है कि भाई क्यों सऊदी अरेबिया ने अटैक किया यमन के ऊपर, और दूसरा मुद्दा उठता है कि क्यों हौथी ने टारगेट किया यूएई पर, ठीक है। तो देखो पहले सऊदी अरेबिया वाला समझते हैं। हुआ ये कि जो रैपिड राइज था हौथीज का यमन में, ठीक है, इन्होंने एक अलार्मिंग बेल जारी किया रियाद में, जिसे कि ईरानियन प्रॉक्सीज के रूप में देखा जा रहा था, ठीक। उसके बाद सऊदी अरेबिया जब मोहम्मद बिन सलमान के अंडर था, तो उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया मार्च 2015 में, ये सोचते हुए कि हमें जल्द ही जीत मिल जाएगी अगेंस्ट दीज हौथीज ग्रुप, ठीक है। जो इनका रिबेलियन ग्रुप था, जैदी रिबेलियन ग्रुप जो था, जिन्हें हौथीज कहा जाता है, इनके अगेंस्ट इन्हें फटाफट से मिलिट्री में जो है विक्ट्री मिल जाएगी, जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन जो हौथीज थे वो ऑलरेडी बहुत भीतर तहों तक घुसकर बैठे हुए थे, और उन्होंने सऊदी अरेबिया लीव करने से मना कर दिया एक के बाद एक, ठीक है। और
कोई भी इफेक्टिव अलाइज जो है ग्राउंड पर नहीं देखे गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे कि जो सऊदी अरेबिया द्वारा ये जो कैंपेन था इसको जो है आराम से जो है खत्म किया जा सके या कुछ इसका रिजल्ट निकाला जा सके। इसका कहीं कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला था, कहीं कोई उपाय नहीं था। फिर पिछले 5-6 सालों में ये हुआ कि जो ये हौथीज थे इन्होंने लगातार कई बार अटैक किया सऊदी की जनता के ऊपर, सऊदी अरेबिया में बेसिकली, सऊदी जो सिटी है हमारी वहां पर नदर्न यमन से फॉर देयर रिटेलिएशन ऑफ सऊदी एयर स्ट्राइक्स। देखिए सऊदी अरेबिया भी नहीं रुकता है, लेकिन ये लोग जो है हौथीज जो है ये यमन से लगातार कभी अलग अलग प्रकार के अटैक सऊदी पर निशाना साधते रहे। और इनका ये कहना है कि जी हम ये निशाना क्यों साध रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं अगेंस्ट दी सऊदी एयर स्ट्राइक्स। ठीक है, अब दूसरी चीज हौथीज के ऊपर अगर हम आए कि भाई हौथी आखिर यूएई को क्यों टारगेट बना रहा है, तो देखिए ये पहली बार नहीं है कि हौथीज ने अटैक किया यूएई पे, 2018 में भी किया था। ठीक है, उस टाइम पर यूएई जो है उनकी जो फोर्सेस थी वो एडवांसेस कर रही थी यमन में, वो यमन को जो है जीतना चाहती थी। ठीक है, लेकिन हौथीज ने अपना क्लेम करके अपना जो एरिया था उसको न सिर्फ रोका बल्कि उन्होंने एमिरेट्स के अगेंस्ट जो है अटैक्स भी किए और उसको मंजूरी भी दी कि भाई ये अटैक हमने किया है। ठीक है, और वो फिर भी हौथीज जो है वो अपना लगातार फोकस बनाए हुए हैं ऑन दी टोटल एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया और सऊदी बैक्ड फोर्सेस में भी जो कि यमन में अभी एट प्रेजेंट तैनात हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये पूरा जो इनके बीच का आपस का टसल चल रहा है वो चलता ही जा रहा है और उसका कहीं कोई रिजल्ट नहीं देखा जा रहा है कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे रह रहकर अटैक करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा मुद्दा था। अब देखिए ये जो न्यूज है हमारी, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस न्यूज का मुद्दे से ज्यादा इस न्यूज के जो एल्स एट्रीब्यूट्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, ये पहले भी आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार भी मिल सकता है कि जो कुछ टाउन्स हैं जो कि मेंशन थे न्यूज में देशों में, उनको जो है देखिए इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है और ये आपको जो है आंसर बताना है। तो फटाफट से इसको जरा ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक ट्रेंड को लेकर। ये द हिंदू में नहीं थी, हालांकि एक और न्यूज़पेपर है ऑनलाइन ज्यादा मिलता है ये डाउन टू अर्थ नाम से। ठीक है, वहां पर ये न्यूज थी, बट ये न्यूज मुझे इंपॉर्टेंट लगी और मुझे ऐसा लगा कि आप इसका जो डेटा है वो यूज कर सकते हो आप अपने आंसर्स वगैरह में, इसलिए भी इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देखिए जो ट्रेंड है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक ट्रेंड है 2022 का, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। वो ये कहता है कि 207 मिलियन लोग 2022 में ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे। 21 मिलियन मोर देन इन 2019 होगा ये नंबर बिफोर कोविड-19 पैंडेमिक जबकि शुरू हुआ था। ठीक है, और ये रिपोर्ट लगभग हमें आई है ILO से। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये भी एग्जामिन किया गया है कि जो इम्पैक्ट है क्राइसिस का ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, रीजनल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट में, वो इतना ज्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो दोनों को ही अफेक्ट करेगा। एक तरफ जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होगा और ये जो है जॉब क्वालिटीज पर, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पर और वर्किंग पॉवर्टी पर भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। ठीक है, और इस रिपोर्ट ने एक एक्सटेंसिव एनालिसिस दिया है उस ट्रेंड का जिससे कि टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट का पता चल सके कि भाई टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब वो है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या आंकड़े हैं बिफोर और ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन में। जब कोविड-19 क्राइसिस आया है तो बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड दोनों ही सिचुएशन में इसका क्या रूप है, इसका क्या मापदंड है, कितना अफेक्ट किया है, ये दोनों ही चीजें ये हमें रिपोर्ट बताती है। ठीक है, की हाइलाइट्स अगर इसका देखोगे तो सबसे पहला तो हमारा यही है जॉब लॉसेस इन 2022। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2022 में लगभग 40 मिलियन लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे एंड दे विल बी नो मोर पार्टिसिपेटिंग इन दी
ग्लोबल लेबर फोर्स, ठीक है। और जो ये डाउनग्रेड है ये 2022 का फोरकास्ट ही है और ये रिफ्लेक्ट करता है द इम्पैक्ट ऑफ एवर न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कि जितने ज्यादा नए वेरिएंट्स आएंगे, जितना ज्यादा और फैलेगा, उतना ज्यादा जो डाउनग्रेड होगा हमारे साथ, ठीक है। और ग्लोबल वर्किंग आवर्स की बात करें 2022 में तो बोला गया कि इट विल बी ऑलमोस्ट 2% बिलो देयर प्री पैंडेमिक लेवल, और ये भी बताया गया कि इट विल बी इक्विवेलेंट टू द लॉस ऑफ 52 मिलियन फुल टाइम जॉब। सोचिए कितना ज्यादा नुकसान होता वर्ल्ड लेवल पर दिख रहा है, ठीक है। और ये पैंडेमिक जो है इसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पॉवर्टी में ढकेल दिया है और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2020 में एडिशनल 30 मिलियन अडल्ट्स को जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में ढकेलेगा ये पूरा सिनेरियो, ठीक है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब है दोज पीपल हु विल बी अर्निंग लेस देन $1.90 पर डे, जिनकी परचेजिंग पावर पैरिटी और कमजोर हो जाएगी, ठीक है। क्यों कमजोर हो जाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास काम नहीं रहेगा, उनके पास पेड नहीं होगी, वो पेड नहीं होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एक्सट्रीम वर्किंग पुअर है, ठीक है, वर्कर, ऐसे वर्कर्स जो कि इतने इनफ पैसे नहीं अर्न करते थ्रू देयर वर्क टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन, उनकी तादाद लगभग 8 मिलियन हो जाएगी, ठीक। औरतों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इसकी बात करें तो इवन वुमेन हैव बीन वर्सली हिट बाय दिस एंड इफ दे विल बी हिट बाय द लेबर मार्केट क्राइसिस, औरतों से ज्यादा नुकसान वुमेन्स को होगा, ठीक है। और क्लोजिंग ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस तो खैर होंगे ही होंगे कोविड के चलते, और ये भी कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो है फॉर यंग पीपल, पर्टिकुलरली दोज जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनके लिए ये बहुत हानिकारक होने वाला है। तो ये जो है ये पूरी की हाईलाइट है इस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड की, 2022 के ट्रेंड की, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट मुद्दा एक निकलता है आईएलओ, क्यों? क्योंकि आईएलओ ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, इसलिए आईएलओ इंपॉर्टेंट है। आईएलओ को समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन एजेंसी का प्रारूप है, एक उसका अंग है, ठीक है। इसके तहत जो है ये मैंडेट किया जाता है टू एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, लेबर्स के लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स का निर्माण करता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1919 में अंडर द लीग ऑफ नेशंस, और पहला और सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये यूएन की। एट प्रेजेंट आईएलओ के पास 187 मेंबर्स हैं, जिसमें से 186 आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर हैं, प्लस एक जो है वो हमारा कुक आइलैंड है, ठीक है। और आईएलओ जो है वो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के तहत तो काम करता ही है। उसका मेन एम जो है वो है एंश्योरिंग एक्सेसिबल, प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्क वर्ल्ड वाइड, किसी एक पर्टिकुलर देश में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में नहीं, बल्कि समस्त विश्व में जो है उसका ये एम है, ठीक है। और ये भी है कि जो भाई लेबर्स हैं उनको फ्रीडम, इक्वालिटी, इक्विटी, सिक्योरिटी, डिग्निटी, ये सारी चीजों का भी उन्हें फायदा हो, ये देखता है आईएलओ हमारा। गवर्निंग बॉडी की बात करें तो आईएलओ गवर्निंग बॉडी है, और इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है डिसाइड करती है पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, एजेंडा को, बजट को, ठीक है। और ये जो है 3 बार मिलते हैं, 3 टाइम्स अ ईयर, बेसिकली मार्च, जून और नवंबर, 3 बार इनकी बैठक बैठती है, ठीक है। आईएलओ जो है और भी कुछ रिपोर्ट्स, 3 मेजर रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज करता है बेसिकली। पहली तो यही थी हमारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक जो अभी हमने पढ़ा, दूसरी हमारी है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, और तीसरी है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको प्लीज ध्यान से याद रखना कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स आईएलओ प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंड फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूज, और आई होप आपको मजा आया होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं डेली #CD रिचुअल्स के तहत, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए तमाम क्लासेस, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं आज, प्लीज कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताने की, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको भी फायदा होगा, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और जो कुछ भी डाउट हो प्लीज हमें लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.